मेडिवल हिस्ट्री। आज हिंदी के भी टॉपिक्स आपने याद किए और अब जीएस के भी याद करेंगे। बिल्कुल शुरुआत है प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट में ख़त्म कर चुका हूँ। बहुत सारे सवाल हमने प्राचीन इतिहास से करे, उसको अच्छे से करना। ठीक है जी। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है मध्यकालीन इतिहास का, और बहुत सवाल बनते हैं आपके यहाँ से मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। तो पहले सवाल पे चलता हूं मैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, आपको मैंने मध्यकालीन इतिहास की थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड की थी। अगर आपने देखी होगी तो बहुत सारे सवाल आप आराम से कर जाओगे। पहली ही क्लास में जो थ्योरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पहली बार भारत में अरब लोग आए, अरबों का आक्रमण होता है, तो अरब में आए मोहम्मद बिन कासिम। और कब आए वो? 712 ईस्वी में आए। थ्योरी क्लास में बताया था, याद करो। आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो सिंध पे जो आक्रमण किया था एमबीके मोहम्मद बिन कासिम ने, एमबीके ने 712 ईस्वी में, तो कहां? सिंध पर किया था। शासक कौन थे ये आपसे पूछा है, जल्दी से बता दो। अब एक बार मैं सेल चेंज कर लूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करो। दीपक चौधरी पूछ रहा है यूपीपी के पेपर। चलो अब सभी बच्चे फोकस होकर के समझेंगे, क्लास लेंगे बहुत अच्छे से। दीपक चौधरी पूछ रहे हैं कि यूपीपी के पेपर में धाराएं भी आती है क्या? भाई धाराएं नहीं आएगी, आर्टिकल आएंगे, संविधान के अनुच्छेद। धाराएं आपके यूपीएसआई के पेपर में आएगी। तो सवाल पे ध्यान दो। 712 ईस्वी सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का जो शासक था, वहां का शासक था जी दाहिर। ठीक है, दाहिर। और दाहिर के साथ में मोहम्मद बिन कासिम करते हैं राबड़ का युद्ध। आपको थ्योरी क्लास में समझाया था मैंने तुम्हें। राबड़ का युद्ध सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के साथ में करते हैं। सिंध क्षेत्र को जीत लेते हैं तीसरे प्रयास में। पहला दूसरा प्रयास इनका असफल होता है, तीसरे प्रयास में जीतते हैं, और जीतने के बाद लूटपाट करके चले जाते हैं अपने देश में। अरबों का आक्रमण था ये, अरबों का आक्रमण। अगर मैं यहाँ आपको थोड़ी सी थ्योरी भी बताऊं, ध्यान देंगे सभी। थोड़ी सी थ्योरी अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, तो सबसे पहले अरब लोग आए भारत देश में, अरब लोग, और मोहम्मद बिन कासिम रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद जो है तुर्क लोग आए, तुर्क, और तुर्क में आए हैं महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, तुर्कों का शासन, तुर्कों का आक्रमण होता है। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी, ये भी तुर्क गजनी देश के रहे हैं, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, इनका आक्रमण होता है। और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद यहां आ जाता है दिल्ली सल्तनत। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, एक तो दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस सारे के सारे, इनका आक्रमण कब कब हुआ वे सारे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कुछ अन्य वंश जैसे चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, यहां से जितने भी सवाल आपके पेपर में बनेंगे वो सारे मैं आज की क्लास में लेकर के आया हूं। ठीक है, इन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास की पहली क्लास है और काफी कुछ आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। दूसरी क्लास में हम लोग मुगल पढ़ेंगे और भक्ति आंदोलन जो उस टाइम पे हुए वो पढ़ेंगे। 2 या 3 क्लास में आपकी पूरा मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, बोला है ढिल्ली का। ढिल्ली का अब वर्तमान में नाम दिल्ली है, उस टाइम पे ढिल्ली का बोलते थे इसको। नगर की स्थापना किसने की थी? क्या दिल्ली नगर की स्थापना चौहानों ने की थी, या तोमरों ने की थी, या परमारों ने की थी, या प्रतिहारों ने की थी? तो आप सभी जानते हो कि दिल्ली शहर की जो स्थापना की थी वो अनंगपाल तोमर ने की थी, यानी कि तोमरों ने की थी। तोमरों ने दिल्ली बसाई थी। कौन शासक रहे? अनंगपाल तोमर। ठीक है जी, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। तो इन्होंने दिल्ली शहर की, उस टाइम पे उसको बोलते थे ढिल्ली का, दिल्ली की स्थापना की थी, जो आज के टाइम पे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनके दरबारी कवि भी थे। ये क्या नाम था? चंदबरदाई। सी ऑप्शन सही रहेगा, चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंदबरदाई ने। बोलो क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखो खजुराहो में मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में मंदिर निर्माण करवाया था जी चंदेल राजपूत। डी ऑप्शन सही रहेगा, चंदेल राजपूत। यहां हम पढ़ रहे हैं अब राजपूत वंश, राजपूत वंश। ठीक है, राजपूत वंश से संबंधित जो सवाल आते हैं आपके पेपर में वो पढ़ रहे हैं। तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था जी चंदेल राजपूत। अगला सवाल देखो, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ध्यान देंगे, अगर आपने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर पड़ता है जी गुजरात में, और उस टाइम पर जो शासक थे गजनवी के आक्रमण पे, तो गुजरात में किसका शासक था? तो शासक था जी भीमदेव प्रथम का, भीमदेव प्रथम का। ठीक है, भीमदेव प्रथम का। सोलंकी थे ये, सोलंकी वंश। ठीक, और जब सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था तो पहले तो ये भीमदेव प्रथम थे, लेकिन भीमदेव सेकंड वो थे, वे शासक थे जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर दोबारा बनवाया था, सोमनाथ का मंदिर दोबारा बनवाया था। ठीक है, और जब मोहम्मद गोरी आए ना दोबारा लूटने के लिए, तो मोहम्मद गोरी को अच्छे से धूल चटाई की, अच्छा दोबारा से आ गए तुम आक्रमण करने, हमला लूटने। तो भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और भीमदेव फर्स्ट जो है उस टाइम पे शासक थे जिस टाइम पे 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? बताओ जी, भारत में जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे वे थे अरबी से थे, है ना। और कौन थे? एमबी के। मैंने आपको याद कराया था, एमबी के अरब से आए थे। एमबी के मतलब मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन सही रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। समझ में आ रहा है सभी को? मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे? जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्या नरसिंह प्रथम, या कपिलेंद्र, या पुरुषोत्तम, या चोडगंग? बताओ जी, कमेंट करो सभी। चलो, रीमा सरोज, नीसू तोमर, गौरव पवार, दीपिका तोमर, आशीष तोमर बरवाला, गौरव कुमार, गोविंद, आकृति चौहान, चिंकी त्यागी। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, चलो क्लास को आखिरी तक देखेंगे, सभी आखिरी तक जुड़े रहेंगे क्लास के साथ में, सब कुछ याद हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास का। ध्यान दो, पुरी में स्थित कोणार्क, कोणार्क सबसे पहले तो कहां पड़ता है? पुरी में पड़ता है। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि उनके सवालों में ही आंसर भी छिपे होते हैं, एक सवाल में दूसरा सवाल भी छिपा होता है, तो आपको वो भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ ले कि कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो फिर आप जवाब दोगे पुरी में है। ठीक है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव का मंदिर है, और वहां पे ठीक उसके निर्माता कौन थे? उसके निर्माता थे जी नरसिंह प्रथम, नरसिंह प्रथम। बहुत बढ़िया, जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया? अभी बताया था मैंने आपको, प्रथम भारतीय शासक। पहली तो ये बात नोट करने लायक है कि वो प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। ठीक, शासक थे। कौन थे वो थे जी भीम सेकंड। भीम फर्स्ट के टाइम पे तो सोमनाथ मंदिर लूटा गया था, सोमनाथ मंदिर। और कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, महमूद गजनवी के द्वारा। लेकिन भीम सेकंड सोलंकी वंश के ही थे, ये गुजरात में शासन करते थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था, और मोहम्मद गोरी तुर्क से थे, तुर्की थे ये, तुर्क आक्रमण। अगले सवाल पे आ जाओ, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ये पॉइंट नोट करने लायक है। कालिंजर में है अजय दुर्ग, कालिंजर में अजय दुर्ग। ये कालिंजर का अजय दुर्ग वही है जो शेर शाह सूरी की मृत्यु का कारण बना था। कैसे बना था? ये एक थ्योरी क्लास अभी बची हुई है, वो कराऊंगा तुम्हें, थ्योरी क्लास में समझ में आ जाएगा क्यों हुआ था। ठीक है, इसकी मैंने थ्योरी क्लास करा रखी है आप लोगों को, इसलिए आप आराम से इन सब सवालों के जवाब दे सकते हो।
किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जी धंगदेव ने। सी ऑप्शन सही रहेगा, धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी इसी की वजह से, इसी दुर्ग पे हमला करने की वजह से इसकी मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी की। और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तभी मुगलों का शासन, तभी दोबारा से हुमायूं आकर के यहां मुगलों का शासन स्थापित कर देता है, वरना मुगल खत्म हो गए थे उसी टाइम पर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ? देखो सवाल में ही, सवाल इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं मैंने कि आपके सवाल से ही कुछ 2-3 सवाल और ज्यादा तैयार हो जाए आपके। चंदावर का युद्ध कब हुआ था ये भी सवाल बन सकता है, तो साथ के साथ आंसर लिख दिया, 1194 में हुआ था। सवाल क्या है, किसके बीच बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? तो क्या पृथ्वीराज थर्ड का तो मतलब ही नहीं है, मोहम्मद गोरी। भीम सेकंड में मोहम्मद गोरी, भीम सेकंड में मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। जयचंद व मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं, बताओ तो कौन सा युद्ध था जी चंदावर का युद्ध? जयचंद और मोहम्मद गोरी, ये कन्नौज के शासक थे जयचंद, जिन्होंने धोखेबाजी से मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को हरवाया था। ये थे वो जयचंद। और फिर बाद में मोहम्मद गोरी ने इनको जो है, इनको भी मार दिया कि भाई जब तुम अपने देशवासियों के साथ ही धोखेबाजी कर सकते हो तो तुम पता नहीं क्या कर दोगे। ठीक है, एक बार समझ लो, जो तराइन का युद्ध था, तराइन का युद्ध वो होता है 1191 में। किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है जी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, ये भी किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। यहां पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और यहां मोहम्मद गोरी की जीत होती है, क्योंकि मोहम्मद गोरी को सपोर्ट कर रहे थे कौन? ये जयचंद, ये जयचंद भाई साहब, ठीक है, कन्नौज के थे ये। लेकिन फिर इन्हीं के साथ में युद्ध हो जाता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। और किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ठीक है जी, और जीत हो जाती है मोहम्मद गोरी की। क्लियर हो गई बात? अगले सवाल पे चलेंगे। देखो, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष? प्राचीन इतिहास में बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको, यूपी जीके में भी बहुत अच्छे से बताया। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 वंशों के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। देखो ये जो प्रतिहार होते हैं ना, प्रतिहार दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से में इनका शासन था और दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से में इनका शासन था, राष्ट्रकूटों का। और जो प्रतिहार है ये अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज बताते हैं, लक्ष्मण जी के वंशज, ये लक्ष्मण जी के वंशज थे। लक्ष्मण जी जानते हो ना, राम जी के भाई। उन्होंने बोला कि जो श्री राम के प्रतिहार थे, श्री राम के द्वारपाल थे, हम भी प्रतिहार है। प्रतिहार का मतलब पाल, द्वारपाल टाइप होता है, एक तरीके से संरक्षक होते हैं यानी कि। तो लक्ष्मण जी के वंशज बताते थे ये प्रतिहार अपने आप को। और ये बंगाल में थे, ये बंगाल में शासन थे, बंगाल में। ठीक है, पाल, स्थापना किसने की थी पाल वंश की? गोपाल ने, गोपाल। और इसमें एक अच्छा शासक रहा है धर्मपाल। ठीक है, ये ध्यान रखने आप सभी को। ठीक है जी, तो किसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष इन्होंने किया? ये किया जी कन्नौज के लिए, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। गौरव पवार पूछ रहे हैं सर, हर्षवर्धन की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, थानेश्वर या कन्नौज? भाई थानेश्वर थी, थानेश्वर से फिर वो कन्नौज लेकर के गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया है करने वाली रानी थी दिद्दा। ठीक है, किस पर? कश्मीर पर। कश्मीर जो है हॉट इशू है आपका कश्मीर, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर में एक श्रीनगर शहर पड़ता है, ये किसने बसाया था? अशोक ने, अशोक ने बसाया था श्रीनगर। ठीक है, तो कश्मीर पर 50 वर्षों तक शासन रहा है, पूरे अर्धशतक मारा है। किसने? रानी दिद्दा ने। किस वंश की राजकुमारी थी ये राजकुमारी थी जी लोहार वंश की। सी ऑप्शन, लोहार वंश की। बोलो क्लियर है? लोहार वंश की राजकुमारी थी जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। नेक्स्ट सवाल देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है मंदिर निर्माण शैली। ठीक है, आप जानते हो मंदिरों की निर्माण शैली होती है, और जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है उस दिन मैंने आपको क्लास में समझाया था कि मंदिरों की शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो कहां से कहां तक चलती है ध्यान देंगे। एक होती है नागर शैली, एक होती है बेसर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली। ध्यान से समझो, मंदिरों की जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में।
उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसर शैली चलती है मध्य भारत में, मध्य भारत में, और द्रविड़ शैली चलती है जी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। जो बेसर शैली होती है वो नागर और द्रविड़ का कॉम्बिनेशन होती है। तो एक का देख लो, नागर शैली उत्तर भारत कहां पड़ेगा, उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, तो यही हो गया उत्तर भारत, तो ए का 1 हो गया। देखो बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, बीच का ये हो गया तो बी का 2 हो गया। फिर देखो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सी ए ऑप्शन सही जाएगा। जिनका आरओ ए आरओ का पेपर है वो भी ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि यहां से सवाल बनेंगे आपके पेपर में। बहुत बढ़िया, जिसने भी ए जवाब दिया है बहुत अच्छे। हाँ, जो ग्रुप का लिंक है वो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आप जो है अपनी डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। एक मैंने आप स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल दिया है कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है अब, तो उसको भी देख लेना, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना और अपने रिवीजन पे ध्यान देना। आगे देखेंगे। आपको देखो अंकुर सर आपको क्या करा रहे हैं, एक तो रीजनिंग करा रहे हैं, एक बार समझो ध्यान से। रीजनिंग के सारे टॉपिक के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और इनके टॉपिक वाइज भी हो चुके, और इनके जो है मिक्स भी हो चुके, ठीक है। अब 1 तारीख से दोबारा से रिवीजन मोड पे आ जाएंगे, ताकि आपका रीजनिंग का कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल ना छूटे, आपके पेपर में सबसे ज्यादा आप स्कोर करोगे। दूसरा आपको हिंदी करा रहे हैं सर, हिंदी आपको थ्योरी भी करा दी है सर ने, थ्योरी करा दी है, प्रैक्टिस सेट करा दिए है। आज भी इन्होंने हिंदी क्लास ली, और रिवीजन मोड में भी रिवीजन कराएंगे हिंदी का। और साइंस की क्लास चल रही है सर की, साइंस की, ठीक है, अंकुर सर की एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास चल रही है। ये हो गया। इसके अलावा जो मैंने करा दिया तुम्हें जीके जीएस में, हिस्ट्री मेडिवल चल रही है, प्राचीन हो चुका है, ठीक है, थ्योरी भी हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट, थ्योरी बची हुई है अभी, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी हो चुकी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो चुकी है, और जियोग्राफी हो चुकी है, हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री के बाद हम लेकर के आएंगे आर्ट एंड कल्चर, यानी जो स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। और 1 फरवरी से रिवीजन मोड आ जाएगा। रिवीजन मोड में आपकी कम से कम 5 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है। 2-2.5 घंटे मेरी क्लास चलेगी, 2-2.5 घंटे अंकुर सर की क्लास चलेगी, और 2 घंटे आपकी अश्वनी सर की भी क्लास चलेगी, यानी कि 5 से 7 घंटे क्लास आपकी लगातार चलेगी। अपने आप को तैयार करना है 1 फरवरी से 15 दिनों के लिए, ताकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर आए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जो हमसे जुड़ा है, वो दुनिया को दिखा दे कि यूपी पुलिस में भी टॉपर होते हैं, अच्छे स्कोर लेकर के आने आपको, ठीक है, टॉपर बनना है। आगे देखो, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश, सवाल में ही एक सवाल है, श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की थी, चोल वंश ने, चोल वंश ने। और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, श्रीलंका पर विजय करने वाला, श्रीलंका पर भी जीत हुई है चोल वंशों की, और जो राजा थे वो उनका नाम था राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रथम, चोल वंश के प्रथम राजेंद्र प्रथम। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, 15वां सवाल। तो श्रीलंका पर किसकी भाई, राजेंद्र प्रथम। आगे देखो, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था, विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था, चालुक्य, ध्यान रखेंगे चालुक्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी भारत का तक्काकोलम, तक्कोलम का युद्ध, यह है तक्कोलम का युद्ध, किस किस के बीच में होता है। दक्षिण भारत में तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो दक्षिण भारत में युद्ध होता है जी चोल व राष्ट्रकूटों के बीच में, चोल व राष्ट्रकूट के बीच में होता है तक्कोलम का युद्ध, ठीक है। और त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के बीच में होता है। अगला सवाल देखो, एलोरा गुफाएं, पहले तो यही सवाल बन जाता है, एलोरा और अजंता गुफाएं है कहां, तो ये महाराष्ट्र में है, एलोरा और अजंता गुफाएं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, एलोरा गुफाएं, ध्यान रखेंगे सभी, महाराष्ट्र में जो अजंता अलोरा गुफाएं है, उनमें से अलोरा गुफाओं का जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। और जो अजंता गुफाएं है, अजंता गुफाएं, ये अजंता गुफाएं 3 धर्म को रिप्रेजेंट करती है। एक तो है जैन धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड भी गुफाएं है, एक है जी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ गुफाएं है, और एक है जी हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं है, जिसमें हिंदू धर्म में शैव धर्म यानी जो भगवान शिव को मानते थे, और वैष्णव धर्म जो वैष्णव को मानते थे,
वैष्णव धर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर भी है वहां, किसने निर्माण करवाया था? ठीक है, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो है कृष्ण प्रथम का। कृष्ण प्रथम, देखो कैसे याद रखो, कैलाश भगवान शिव के नाम पे है और शिव की पूजा करी है कृष्ण जी भगवान ने, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर। ठीक, आगे देखो, अगला सवाल पे आओ, 19वां सवाल, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अल बरूनी, अच्छा कल की वीडियो में मेरे मुंह से थोड़ा स्प्लिट हुआ, क्या अल बरूनी को मैंने अफ्रीका बताया? अल बरूनी अरब से ही आए थे भाई, महमूद गजनवी के साथ अरब से आए थे, उसको करेक्ट करना, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा। अरब से आए थे अल बरूनी, अफ्रीका से आए थे इब्न बतूता, अफ्रीका से इब्न बतूता। ठीक है, इसको करेक्ट करना, वहां कल गलत बोला मैंने, वो अफ्रीका से इब्न बतूता आए थे। तो बोला गया है कि महमूद गजनवी के समय जो लेखक आए थे अल बरूनी, उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो ये था जी किताब उल हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद। ठीक है जी, किताब उल हिंद अल बरूनी ने, प्रसिद्ध लेखक रहे। अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी जानते हो लोधी वंश, लोधी वंश ने में एक शासक हुए हैं, नाम है इनका सिकंदर लोधी, और 1506 में आगरा की स्थापना हुई थी, 1506 में, वही आगरा जिसमें बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने क्या बनवाया? अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया है। ठीक है, किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। आप अगर याद करो ना, ये शायरी बोलने से बढ़िया है आप याद करो चीजों को, ठीक है, बाद में बन जाएंगे शायर। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किसके बीच हुई? चलो इसका जवाब दो, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, सभी को पता होना चाहिए तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई है। 1504 में वो गया था आगरा में। इसका जो टाइम पीरियड होता है पूरा का पूरा आगरा का, इसका 1504 से लेकर के 1507 होता है। ठीक है, जिसमें 7 में उसने राजधानी बना दिया था, राजधानी। तो 1506 भी ठीक है, 1506 में भी वो चला गया था, 1507 में राजधानी बन गई थी। ठीक है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है वहां, क्योंकि एक दिन में थोड़ी बन गया था, एक साल में थोड़ी बन गया था आगरा, कुछ समय भी लगा होगा, तो जो एवरेज टाइम निकालते हैं वो ले लेते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताओ। हाँ मैं बताता रहा हूँ गौरव पवार मेरे भाई, बुक्स में क्या है कि टाइम पीरियड का एवरेज निकाल लिया जाता है। अब आप ही बताओ, आप खुद का मकान बनाओ, क्या एक दिन में बन जाएगा वो? 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं, तो पूरा शहर था तो लंबा समय लगता। ठीक है ना, तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताओ। क्या अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, क्या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, क्या महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान? तो सभी को पता है तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी जी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अच्छे से धूल चटाई थी, लेकिन माफ करके भेज दिया था। ठीक है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार माफ करना जो है हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है, और इसी का फायदा उठाया फिर मोहम्मद गोरी ने बाद में जयचंद के साथ मिलकर के दूसरा युद्ध ये जीत गया। क्या दीपक चौधरी, आपके प्रश्न का उत्तर बता तो रखा है भाई, क्या प्रश्न है आपका? चलो अगले सवाल पे आओ, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम, ध्यान देंगे, भूमि के कई भाग हुए, ठीक, कई बार जैसे राजस्व आया, आय आई, इनकम आई, उसके अलग अलग नाम रखे अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम, तो भूमि का जो इनाम दिया जाता था वो दिया जाता था जी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, उस समय पर। अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ?
और यह आक्रमण ऐसा हुआ महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कि इन्होंने उसको ही लूट लिया और फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी महमूद गजनवी की भारत में आने की। ऐसा आक्रमण हुआ। तो किसके साथ में होता है? यह होता है जाटों के साथ में। ठीक है जी, जाटों से पंगा पड़ता है इसका जब ये जा रहा था और इसको बहुत अच्छे से धो दिया और ऐसा धोया कि दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी इसकी जो है भारत में आने की। फिर ये मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी को भेजा कि भाई जा तू जा। ठीक है, चलो। और वहां भी जब आया तो सोलंकियों ने, भीम सेकंड ने धो दिया मोहम्मद गोरी को, भीम सेकंड ने। ठीक है, धोया गया बहुत है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने धो दिया इसको, मोहम्मद गोरी को पकड़ के, धोबी पछाड़। ठीक है, लेकिन जयचंद की वजह से मारा गया। आगे बढ़ो। जयचंद की वजह से जो है मोहम्मद गोरी का शासन हो गया इस देश में। इसलिए कहा जाता है कि कई बार अपने स्वार्थ की वजह से ऐसा भी निर्णय मत लो जो पूरी की पूरा इतिहास, पूरा का पूरा भविष्य बदल दे। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला, अभी देखो दिल्ली सल्तनत आ गया, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कई वंश हुए। सबसे पहले गुलाम वंश, ये थ्योरी क्लास में बताया था मैंने तुम्हें, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। और लोधी को हरा करके आए जी मुगल वंश। मुगल वंश। तो दिल्ली में पहला तुगलक सुल्तान कौन था बताओ? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला सवाल देखो, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता अफ्रीका से आए थे, किसके शासन काल में भारत में आए? इब्न बतूता। तो उस टाइम पे जो शासन काल चल रहा था वो था जी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आते हैं दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी। काफी काम इन्होंने किए। क्या क्या काम किए इन्होंने? अच्छा देखो, अलाउद्दीन खिलजी, एक तो बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण यानी कि मूल्य नियंत्रण। ठीक है, एक जो है स्थायी सेना बना दी इन्होंने, स्थायी सेना। स्थायी सेना, इल्तुतमिश ने क्या कर रखा था? इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था चला रखी थी जिसमें सैनिकों को जमीन दी जाती थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थायी सेना बनाई और उनको वेतन देना शुरू किया, वेतन देना। ठीक है, वेतन देना शुरू किया। और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? चलो आगे पढ़ लेंगे। स्थायी सेना बनाई, घोड़ा दागने की, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, घोड़ा दागने की और सेना को चिन्ह देने की। ठीक है, घोड़ा दागने का मतलब है उन पर चिन्ह लगाना, उनकी पहचान बनाना। ठीक है, हाँ, सैनिकों को वर्दी वगैरह दी, तो स्थायी सेना बना दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का, देखो, मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बिल्कुल आराम से जवाब दे सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके जो चाचा जी थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। और अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी का क्या नाम था? इसके पापा जी का नाम था सुलाउद्दीन खिलजी, अब्बू का। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। सूची 1 में क्या बोल रहा है कि हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, ध्यान से समझो, ये सवाल बनते हैं पेपर में। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था उस टाइम पे? युद्ध की लूट का 1/5वां भाग, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को दिया भी था। ठीक है, युद्ध की लूट का 1/5 भाग। मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर और मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर। मुस्लिमों पर 2 कर लगते थे, एक भूमि कर और एक आर्थिक कर। ये आर्थिक कर इसलिए लगता था ताकि मुसलमानों को दोबारा से रीडेवलप किया जा सके, वो उन्हीं के विकास के लिए था। तो देखो, डी ऑप्शन का बताया था मैंने आपको, मुस्लिमों पर जो लगने वाला कर था उसको जकात बोलते थे। डी का 4 है, डी का 4 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये 2 ऑप्शन है। तो सी का 3rd भी दे रखा है दोनों ऑप्शन में, इसका मतलब सी का 3rd ही होगा। देखो ध्यान से, कहां है सी? ये रहा। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को हम उसर बोलते थे। क्या बोलते थे? उसर। भूमि कर को उसर बोलते थे और आर्थिक कर को जकात बोलते थे। अब यहां देखो,
हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, तो जो उसको बोलते थे खराज, हिंदुओं द्वारा जो दिया जाता था, तो ए का 2 है, यानी कि ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन। बताओ समझ में आ रही है बात सभी के? डी नहीं है, ए ऑप्शन है, ए। बहुत अच्छे, आगे देखो अगला सवाल जाओ। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण, देखो सवाल में ही सवाल है, सवाल यह भी बन सकता है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। किस राज्य के खिलाफ किया उसने पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने? तो मोहम्मद गोरी ने, जो कि तुर्क वंश का, तुर्क से आया था, शमसीन वंश था इसका, शमसीन। मोहम्मद गोरी का तो जो वंश था वो शमसीन वंश था, शमसीन वंश, ठीक है। तो 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किसके खिलाफ करता है? ये करमाथी शासक था, मुल्तान शहर पर करता है, मुल्तान सिंध क्षेत्र में पड़ता है ये मुल्तान, करमाथी शासक, ध्यान रखेंगे सभी, करमाथी शासक, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध होता है? महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण था वो शासक नहीं थे, वे भी जाटों ने लूट लिया था उसको, लूट के भाग रहा था, जाटों ने उसी को लूट लिया, लुटेरे को लूट लिया, ठीक है। और आप जानते हो कल 26 जनवरी भी थी। देखो ये जो कौम होती है ना, ये जो कौम होती है, इसको माना गया कि ये एक अडियल कौम है, अडियल कौम है, इनकी जो कद काठी होती है वो लंबी होती है, ठीक, मजबूत होते हैं, मजबूत मन के होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति के होते हैं। इसीलिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनके जो अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उसमें भी 3 रेजिमेंट के ही बॉडीगार्ड को बैठाया जाता है। एक तो जाट रेजिमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, एक सिख रेजिमेंट को, और एक राजपूत रेजिमेंट को, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट को। यही प्रेसिडेंट के अंगरक्षक बन सकते हैं सिर्फ, और मिनिमम हाइट 6 फुट की होनी चाहिए, 6 फुट की। तो यही वो कौम है जिनकी हाइट 6 फुट या उनसे ज्यादा हो जाती है, लंबे ठाड़े होते हैं इनके युवा लड़के इस कौम के, ठीक है। अच्छा, और आपको मैं बता दूं, कल जो है आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, उनके साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और उनको बग्गी में लेकर आया गया, घोड़ा बग्गी में। और ये बग्गी वाली जो प्रथा है, ये 40 साल बाद शुरू हुई, 40 साल बाद। उससे पहले बग्गी में ही आते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद दोबारा से उसमें गाड़ी में, सेफ्टी वाली गाड़ी में आने लगे, तो बग्गी में दोबारा से व्यवस्था शुरू हुई है 40 साल बाद। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे याद आए, मैंने आपको बता दिए। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध होता है? अंतिम आक्रमण होता है जी पंजाब के खोकर के साथ में, पंजाब के खोकर। समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ो, अगला सवाल। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? भू राजस्व मतलब जो जमीन का टैक्स इकट्ठा करता था, उसको सल्तनत काल में उसको क्या बोलते थे? उसको चौधरी बोलते थे, चौधरी, ठीक है, उसको चौधरी बोलते थे, जो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था। ये भू राजस्व इकट्ठा करता था, और जब ये भू राजस्व इकट्ठा करता है, जाहिर सी बात है अमीर तो हो ही जाएगा, क्योंकि सारा टैक्स इसी के पास में आ रहा है। और उस टाइम पर चौधरी की इतनी वैल्यू थी, सारा टैक्स सारा पैसा इसी के पास था, कि उसका असर आज भी देखा जाता है। कई बार होता है ना कि ज्यादा बड़ा चौधरी है क्या, तो इसका मतलब ये है कि तेरे पास ज्यादा रुपए है क्या, है ना। तो सल्तनत काल में ग्रामीण अधिकारी होता था ये टैक्स वसूलने वाला, आगे देखेंगे, उसको बोलते थे चौधरी। सल्तनत काल के सिक्के, एक तो टंका, एक ससगनी, एक जीतल, किन धातुओं के बने होते थे? देखो पिछली क्लास में ही बताया था, टंका चांदी का होता है, चांदी का। ससगनी ये भी चांदी का होता है, और जीतल तांबे से बनने वाली धातु को जीतल बोलते थे। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, चांदी, चांदी, तांबा। क्लियर है बात? चांदी, चांदी, तांबा, तांबा, बढ़िया। आओ जी अगले सवाल पे आओ। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कीन लिख रखा है, कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो है तौल की, मापने की, तौल करने की, वो है जी रत्ती। आपने सुना भी होगा कि मैं तुझे रत्ती भर भी कुछ नहीं दूंगा, रत्ती भर भी जमीन जायदाद नहीं दूंगा, रत्ती भर भी। रत्ती भर का मतलब यह है कि सबसे छोटी माप जो होती है वो भी नहीं दूंगा, ठीक है, बहुत छोटी माप होती है। संस्कृत में इसको रक्तिका बोलते थे, रत्ती सबसे छोटी माप थी तौल की, ठीक है। चलो, दिल्ली का सुल्तान
जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था? बहुत बढ़िया सवाल है। दिल्ली का सुल्तान दान दक्षिणा देता था ये, ठीक है, काफी ध्यान रखता था। और इसके लिए एक विभाग भी इसने बना दिया था, दीवान ए खैरात, दान विभाग, ठीक है, दान देने में विश्वास करता था ये। और इसके लिए एक विभाग भी उसने स्थापित कर दिया। उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था, क्या वो इल्तुतमिश था, क्या वो फिरोज तुगलक था, क्या वो गयासुद्दीन शाह था, या फिर बहलोल लोदी था? तो इसका सही जवाब है जी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने भी इस देश में बहुत काम किए। जैसे जो नहर है, नहर का जो जाल है ना, नहर का जाल, सबसे ज्यादा नहर खुदवाने वाला शासक बना है फिरोज शाह तुगलक। और यही फिरोज शाह तुगलक, इसने अपने भाई की याद में एक शहर बसा देता जौनपुर। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का यानी कि पुराना जो नाम था वो था जौन खां, और जौनपुर का जो पुराना नाम था वो था यवनपुर। जौनपुर का पुराना नाम यवनपुर था, ठीक है। अपने नाम पर भी बसवाया इसने फिरोजाबाद, अपने नाम पर भी फिरोजाबाद, हिसार, ठीक है, ये सभी शहर उसने अपने नाम पर भी बनवाए फिरोज शाह तुगलक ने। समझ आएगी बात? तो बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले सवाल पे आओ। किसने राज दरबार में सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पाबोस, पाबोस का मतलब होता है पांव को चूमना, की परिपाटी चलाई? दिल्ली सल्तनत में एक शासक ऐसा भी हुआ जो ये कहता था कि अगर आप मेरे दरबार में आए हो तो मेरे दरबार में सर झुका के आना पड़ेगा और पहले मेरे पैर चूमने पड़ेंगे और तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये व्यवस्था चला दी थी उसने हर दरबारियों के लिए, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो सेनापति क्यों ना हो, उसके उसमें जाते थे। और जब भी ये कहा गया, पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब भी इसके दरबार में जाते थे तो बलबन, आंसर है इसका बलबन, बलबन कभी भी नहीं हंसा, कभी नहीं मुस्कुराया दरबार में, ठीक है। तो उसने ये व्यवस्था शुरू की थी पाबोस और सिजदा की। किसने? बलबन ने, बलबन ने की थी जी, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल बताओ, क्लियर है क्या यहां तक? हाँ, रक्त और लोहो की प्रथा, बिल्कुल। आगे देखो, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, दाग मतलब घोड़े पर दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, ये मिस्टेक कर देते हैं हिंदी में लिखने में, और हुलिया, सैनिकों के पहचान चिन्ह हुलिया का प्रचलन किया। सैनिकों को भी पहचान दे दी थी, यानी कि उनकी वर्दी वगैरह, वर्दियों पे जो है सिंबल वगैरह, ये चिन्ह दे दिए थे। किसने दिए थे? जिसने सेना को स्थायी कर दिया था, जिसने वेतन देना शुरू कर दिया था सेना को, ठीक है। सेना को पहले इक्ता मिलता था, इक्ता, इक्ता मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, उससे जितना भी राजस्व होगा वो सैनिकों के पास जाएगा। और ये इक्ता व्यवस्था चलाई थी इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। लेकिन इसकी इक्ता व्यवस्था को खत्म करके अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी वेतन कर दिया। उन्होंने ही घोड़े को दागने की व्यवस्था चलाई, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखो, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। आप जानते हो नहर निकलती है, नदी, नदी जो होती है वो तो प्राकृतिक तौर पे होती है, और नहर होती है इंसानों द्वारा, छोटा रूप, ताकि सिंचाई करी जा सके, ठीक। तो सबसे पहले दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने इस देश में नहर दी सिंचाई करने के लिए, वो कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कंफ्यूज मत होना, फिरोज शाह तुगलक ने तो बहुत सारी नहर खुदवाई, नहरों का जाल बनवा दिया, नहरों का जाल। लेकिन जो शुरुआत की गई वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। पहला सुल्तान था जिसने नहर निर्माण करवाई थी। और जब देखा कि नहर से तो बहुत फायदे हुए, सिंचाई बढ़ गई, दोआब में जो है फसलों की वो बढ़ गई, उपजाऊता है ना, तो टैक्स ज्यादा बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने इतनी नहर खुदवा दी कि हर जगह पानी भेजो, हर जगह सिंचाई करो। आगे आओ सवाल पे। किस सुल्तान ने हासिल सर्व या फिर हक ए सर्व यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? अब देखो, नहरों का जाल खुदवा दिया तो सिंचाई किस लिए हुई? नहर सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए खुदवाई गई नहर, तो जाहिर सी बात है सिंचाई कर भी लगाना पड़ेगा। आज भी देते हो, आज के टाइम पे भी जाता है थोड़ा बहुत कर, जहां नहरों के आसपास खेत होते हैं लोगों के, वो देते हैं कर, ठीक है। तो सिंचाई कर की शुरुआत किसने की थी? जिसने नहरों का जाल बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो मुस्लिम शासक है लेकिन उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है, ठीक। तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक पर है? तो वो है जी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी
के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गोरी। ठीक है, आओ अगले सवाल पे आओ। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ध्यान देंगे, अब सुनो ध्यान से। जो जजिया कर होता है, जजिया कर, ये जजिया कर इसलिए लगाया गया था ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके, और ये लगा था गैर मुसलमान लोगों पर। या तो ये कहा गया था भाई या तो मुसलमान बन जाओ, और मुसलमान नहीं बनते तो भाई कर दे दो, जजिया कर दे दो गैर मुसलमान होने का। लेकिन ये जो शुरुआत की थी मुसलमान होने वाले कर की, जो शुरुआत हुई थी वो महमूद गजनवी ने की थी, महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने जजिया कर लगाया था इस देश में, लेकिन उसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। ब्राह्मणों पर नहीं लगता था ये कर, बाकी सभी पर लगता था। लेकिन फिर एक सुल्तान हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर माना जाता है दक्षिण भारत का, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसके स्थापक कौन थे, स्थापना किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी डेट मैं बता देता हूं, 1336 में हुई थी, लेकिन आपको बताना है किसने करवाई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हाँ, गौरव पवार, बहुत बढ़िया। हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल आ चुके हैं आपके पेपर में। ठीक है, और एक राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश ये है दमंती, दमंती ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए दमंती, और हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य। बहुत ही विस्तारित जो है नगर रहा है ये विजयनगर, कृष्णा नदी के आसपास, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है वहां पर। आगे देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर बताओ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुराई में स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। और ये आखिरी सवाल था आज की क्लास का। आज आपके मेडिवल हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है, मेडिवल हिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया था मेडिवल हिस्ट्री वहाँ से होती है जहाँ से मुसलमान भारत में एंटर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो दक्षिण भारत में या जो दूसरे क्षेत्रों पर वंश थे, जैसे राष्ट्रकूट वंश, जैसे चालुक्य वंश, ठीक है, जैसे राजपूत वंश, जैसे तोमर वंश, जैसे चौहान वंश, इन सभी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने करा दिए तुम्हें। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत के भी सवाल किए, और किस किस प्रकार उन्होंने टैक्स वगैरह लगाए, क्या क्या उन्होंने करवाया, ये सारे सवाल हमने कर लिए। अब जो अगली क्लास होगी वो उसमें सवाल मिलेंगे आपको मुगलों से संबंधित, और सवाल मिलेंगे आपको भक्ति आंदोलन, और उस टाइम के जो धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे सूफी आंदोलन, चिश्ती वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, सूफी संत मिलते हैं, और निजामुद्दीन औलिया मिलते हैं। इनके सारे सवाल आपके अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में होंगे। क्या डाउट है? हरिहर बुक्का, दीपक चौधरी, बिल्कुल बढ़िया भाई। विपिन बोल रहे हैं सर डॉग की तरह लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ रहा था तो मैं आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। गुरुजी बहुत अच्छे प्रश्न थे सारे, थैंक यू भाई। तो आपके पेपर में इन प्रश्नों से क्या होता है, ऐसे प्रश्नों से आपका पूरा इतिहास रिमाइंड हो जाता है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाती है, इतिहास रिमाइंड हो जाता है, और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कल भी ऐसे ही सवाल इस टॉपिक से आएंगे तुम्हारे, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास मैंने करा दिया। एक बात सुन लो ध्यान से, जो आपका रिवीजन होगा 1 फरवरी से, बार बार कह रहा हूं मैं तुम्हें, 1 फरवरी से जो रिवीजन होगा उसके लिए आपको तैयार होके बैठना है। तैयार होने का मतलब ये है कि आप जब थ्योरी क्लास पढ़ोगे रिवीजन में, जैसे अगर मान लो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो आपको पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट यानी कि मैराथन क्लास देख लेनी है, ताकि आप पॉलिटी के थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ सको। इस प्रैक्टिस सेट करने का फायदा ये होगा कि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगी, चीजें आसान होगी और बहुत जल्दी से याद हो जाएगी, और फिर ब्रह्मास्त्र सीरीज काम करेगी आपका। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा स्कोर आप जीएस में करोगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। दिन बहुत ही कम रह गई है, अब जी जान से लग जाओ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। करंट अफेयर चल रही है भाई, डेली चलती है करंट अफेयर एप्लीकेशन पे।